हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ बहुत सारी अच्छी जानकारी। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट लिया हुआ है, और सीबीएसई द्वारा ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए है जिससे आगे एम्प्लॉयमेंट के काफी अच्छे चांसेस हैं। तो हम लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इस सब्जेक्ट के थ्योरी वाले एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं, और थ्योरी एग्जाम का मैंने पेपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था और कुछ टिप्स दिए थे किस तरह से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने वो सारा पेपर नोट कर लिया होगा और उसके आंसर भी सर्च किए होंगे। अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं मिले या आपको आंसर्स टैली करने हैं तो आप मेरा आज वाला ये वीडियो देखेंगे। और आज वाले इस वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क और 2 मार्क वाले 30 क्वेश्चंस के आंसर समझाए हैं और आप उनको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आपने क्या करना है, उनकी रिवीजन करनी है। आपने उनको अच्छे से देखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपने नोट करने के बाद उसको पढ़ना जरूर है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो इनिशियल वाले 30 क्वेश्चन है, 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। और आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में, तो आपको जो 30 क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स करने में, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में आपको पता है कि सिर्फ 1 वर्ड और 2 वर्ड लिखने होते हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 और 2 सेंटेंसेस का आंसर होता है। तो आपने 30 क्वेश्चंस जो है उसमें चॉइस भी है, सारे 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। मैंने आज वाले वीडियो का जो मेन जो है शीर्षक यही है कि 30 मिनट्स में हाफ क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं, उसका क्या तरीका है। तो ये टिप्स आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होंगे तभी आप क्वेश्चन पेपर को इजीली और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कर सकेंगे, यानी सकारात्मक सोच होगी तो हम पेपर इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि पेपर सॉल्व हो गया। तो शुरू के जो 30 क्वेश्चंस हैं 1 और 2 मार्क वाले, वो बहुत ही इजी होते हैं और आपको सबसे बड़ा उसमें चॉइस दी गई है। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने और शुरू में आपको 15 मिनट्स पेपर को रीड करने का टाइम मिलेगा, उसको आपने पूरा यूटिलाइज करना है। आपने पहले ये जो 30 क्वेश्चन है अच्छे से रीड कर लेने हैं और देख लेना है कि एमसीक्यू में कौन सा जो आंसर है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे ही पेपर स्टार्ट करना है आपने इसको लिखना शुरू कर देना है। और 1 वर्ड लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच सकते हैं। आपको 1 वर्ड या 2 वर्ड लिखने में मुश्किल से 15 सेकंड या 30 सेकंड लिखेंगे, यानी आधा मिनट लगेगा। और 30 क्वेश्चंस करने हैं आपने, 30 भी नहीं करने, उसमें चॉइस है, चॉइस वो छोड़ दे तो हमें 22 क्वेश्चंस ही करने होंगे। तो 22 क्वेश्चंस करने में आप 1 मिनट भी लेते हैं तो 22 मिनट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी आपका 30 मार्क्स का पेपर यानी आधा पेपर सॉल्व हो गया 30 मिनट्स में। बाकी का तो आपके 2.5 आवर्स का पेपर जो है टाइम बचा है, ड्यूरेशन, और आपको सिर्फ 30 मार्क्स का ये पेपर और करना है। तो आप इजीली सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। आपका पेपर जो पैटर्न नया आया है बहुत ही अच्छा पैटर्न आया है, और शुरू के 30 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के हैं और इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और टॉपिक की बारीकियों को समझना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बेशक सीबीएसई ने पैटर्न आसान बना दिया है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हम पढ़ाई नंबर के लिए नहीं करेंगे, नॉलेज के लिए करनी है। हमें नॉलेज होगी तभी हम आगे जॉब के लिए कहीं अप्लाई करेंगे, इजीली जॉब कर लेंगे। या फिर हम अपना कोई काम ही करना चाहते हैं तो उस काम के लिए भी हमें नॉलेज तो चाहिए। पढ़ाई नंबर के लिए नहीं, कि नंबर तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन नॉलेज आनी बहुत जरूरी है। और नॉलेज नहीं होगी तो फिर तो आगे सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो टिप्स और ट्रिक्स जो ये हैं कि आपने 30 मार्क का पेपर 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हो।
और क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, जो आंसर्स हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर्स। आधे आंसर्स इस वाले वीडियो में है और आधे में जो लॉन्ग आंसर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये 30 मार्क का पेपर 30 मिनट में हो गया। बाकी हमारे पास 2.5 आवर्स बचता है, उसमें हमने कैसे कैसे डिवाइड करना है सारे क्वेश्चंस को, वो टिप्स अगले वाले वीडियो में बताई जाएगी। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो सारा देखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। क्यों? शेयर करने से, ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। और आप इस पर डिस्कस भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने पेपर नोट कर लिया, आपने उसको याद कर लिया, अगर किसी फ्रेंड को नहीं समझ में आया तो आप उसको समझाएंगे तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपको वो पक्का याद हो जाएगा। और अब आप ये सोचें कि क्वेश्चन पेपर में यही वाले क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन यही होते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर दिया जाता है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन का पूछने का ढंग बदल जाता है। जरूरी नहीं कि आज वो इस वाले पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट वाले पेपर में थोड़ा सा चेंज करके उसको 2 मार्क्स में दे दिया जाए, या उसी क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में किसी और तरह से पूछ दिया जाए। तो आपने हर तरह से प्रिपेयर रहना है, आपके पास पूरा टाइम है और टाइम का यूटिलाइज करना है। तो शुरू करते हैं फिर आज का ये मेन टॉपिक, क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर आंसर्स। आज हम ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विषय के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था, आज हम उसके आंसर्स देखेंगे। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आंसर की स्क्रीन पर CBSE 2020 की है, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विषय की। नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन है, पेपर 2 भागों में आता है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड होता है और सेक्शन B मेन सब्जेक्ट स्किल होता है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो लास्ट वीडियो में सारी डिटेल देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आपने उत्तर सर्च करे होंगे और आप उन उत्तर से इनका मिलान कर सकते हैं कि क्या आपने सही उत्तर सर्च किए हैं। पहला प्रश्न था, ट्रैफिक सिंबल दैट इंडिकेट्स नॉट टू यूज हॉर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लैंक था और ब्लैंक में आपने 4 ऑप्शन दिए थे, यानी MCQ वाला क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो इसका जो सही आंसर है विजुअल, विजुअल आंसर जो सही है, विजुअल मीन्स C वाला आंसर दृश्य। तो 1 नंबर का सवाल है, आपको अगर आंसर ठीक लिख देते हैं 1 मार्क मिल जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है हम देख लेते हैं, एक बार समझ भी लेते हैं, मैं आपको साथ साथ क्लियर भी करता रहूँगा। पॉजिटिव थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थॉट्स दैट क्रिएट एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी इन रियलिटी, अर्थात सकारात्मक सोच विचारों को बनाने की प्रक्रिया है जो वास्तविकता में ऊर्जा का निर्माण व परिवर्तन करती है। ए पॉजिटिव माइंड वेट्स फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ए हैप्पी एंडिंग इन एनी सिचुएशन। एक सकारात्मक मन किसी भी परिस्थिति में खुशी, स्वास्थ्य और सुखद अंत की प्रतीक्षा करता है। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क का जो आंसर होता है वो 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर नंबर 3। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, पर्सनैलिटी हैज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। व्यक्ति के अनुसार
इसका अलग अलग अर्थ होता है विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार। जनरली इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज दैट डिटरमाइंस योर बिहेवियर विद थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस। हिंदी में समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। साधारणतया यह विशेषताओं और प्रवृत्तियों के एक सेट यानी समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विचारों, महसूस यानी एहसास और कार्यों के साथ आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो इसको हम व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर नंबर 4। प्रश्न क्या था? व्हाट इज ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या होती है? एक्सेल वाला प्रश्न था, इजी है इसका आंसर और आप अपने अनुसार इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखते हैं क्या आंसर बनता है इसका। ए स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी सारणीबद्ध रूप में डेटा के संगठन, विश्लेषण और भंडारण के लिए यह एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो स्प्रेडशीट है। ओपन ऑफिस कैल्क एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेना और 1 मार्क का है, 1 और 2 सेंटेंसेस में ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 5 पूछा क्या गया था? व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्क? रिस्क मीन्स जोखिम। जोखिम क्या होता है? और आंसर देखते हैं, एनी एक्शन और एक्टिविटी दैट लीड्स टू लॉस ऑफ एनी टाइप कैन बी टर्म्ड एज रिस्क। अर्थात किसी भी प्रकार की हानि के लिए किसी भी कार्रवाई या गतिविधि को जोखिम कहा जा सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। अब रिस्क कई तरह के हो सकते हैं। दैट अ फर्म माइट फेस एंड नीड्स टू ओवरकम, जो संस्था को फेस करने पड़ते हैं और उनसे उबरना पड़ता है, ओवरकम होना पड़ता है। वाइडली रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। रिस्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। बिजनेस रिस्क, व्यापारिक जोखिम, नॉन बिजनेस रिस्क, गैर व्यावसायिक जोखिम और फाइनेंशियल रिस्क यानी वित्तीय जोखिम। अब नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं। आंसर नंबर 6 मैं आपको एक बार प्रश्न बता देता हूं। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। Pollutants that break down into simple and harmless substances by the action of moisture and bacteria are called। यहाँ पे ब्लैंक था और pollutants, तो आंसर क्या होगा इसका? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो वो प्रदूषक का नाम बताना था, तो वो जो मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट आंसर नंबर 7। यहाँ पर क्या है, आपको 5 क्वेश्चंस हैं और 3 के आंसर देने हैं, यानी 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिलती है यहाँ पर। तो पहले देखते हैं प्रश्न क्या था। 7 नंबर प्रश्न था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज में अंतर बताना है। ए फ्रेज इज अ शॉर्ट और लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does not convey a complete thought। वाक्य व वाक्यांश में अंतर बताना है। हिंदी में जिनके पास हिंदी मीडियम है, एक वाक्यांश शब्दों का एक छोटा या लंबा संग्रह है, समूह है जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त नहीं करता। यानी ए फ्रेज इज अ शॉर्ट और लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कन्वे ए कंप्लीट थॉट। पूरा थॉट, पूरा विचार उसमें नहीं आता, उसको हम फ्रेज कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी शब्दों का एक समुच्चय होता है, बट इट कन्वेज ए कंप्लीट थॉट। लेकिन इसमें पूरा थॉट, पूरा विचार होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। ये सेंटेंस और फ्रेज में अंतर है।
अब देखते हैं आंसर नंबर 8। पहले एक बार प्रश्न देख लेते हैं। स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का क्या महत्व है? तो महत्व में हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिविटी मेक्स इट इजियर टू अचीव योर गोल्स। यानी जो सकारात्मकता आपके लक्ष्य को प्राप्त करने को आसान बनाती है, गोल को प्राप्त करना। नंबर 2, यू कैन लुक अहेड एंड प्लॉट ए कोर्स रादर देन जस्ट रिएक्टिंग टू द सेटबैक्स यू एनकाउंटर। आप आगे देख सकते हैं और नया कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप असफलताओं पर प्रतिक्रिया दें। नंबर 3, यू डोंट गेट स्टक विद नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप अपनी नकारात्मक बातों में नहीं आते, नहीं फंसते। पॉइंट नंबर 4, दोज हु थिंक पॉजिटिवली फील हैप्पियर एंड मोर कंटेंटेड विद देयर लाइफ्स। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वे अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आंसर नंबर 9 जो क्वेश्चन था, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ माउस इन अ कंप्यूटर। माउस का क्या यूज होता है कंप्यूटर में? बहुत इजी आंसर है और 2 मार्क का है। द कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर टू मूव कर्सर एनीवेयर। जो माउस का प्रयोग होता है कर्सर को एनीवेयर ऑन द स्क्रीन पर कहीं भी ले जाने का काम करता है। आइटम्स कैन बी मूव्ड, कुछ आइटम्स हैं, फाइल्स वगैरह हैं, कैन बी मूव्ड और सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द माउस बटन्स। माउस में जो बटन होते हैं उनको प्रेस करके हम आइटम को इधर उधर मूव कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्लिकिंग बोलते हैं, कॉल्ड क्लिकिंग। 2 मार्क का है, इजी है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर नंबर 10 क्वेश्चन क्या था? स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। सृजनात्मकता तथा नव प्रवर्तन क्या होता है? देखते हैं आंसर। क्रिएटिविटी इज द कैपेबिलिटी और एक्ट ऑफ कंसीविंग समथिंग ओरिजिनल और अनयूजुअल। रचनात्मकता कुछ मूल या असामान्य कल्पना करने की क्षमता या कार्य हैं। और आगे देखते हैं। इनोवेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग न्यू। नवाचार कुछ नया करने का कार्यान्वयन है। आगे देखते हैं। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन। रचनात्मकता कल्पना से संबंधित है, बट इनोवेशन इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन नवाचार कार्यान्वयन से संबंधित है। क्रिएटिविटी डज नॉट रिक्वायर मनी। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को पैसे की जरूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इनोवेशन रिक्वायर्स मनी। नवाचार के लिए पैसों की, मनी की, धन की आवश्यकता होती है। द एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज एंड पुटिंग देम इनटू रियलिटी इज क्रिएटिविटी। नए विचारों के बारे में सोचने और उन्हें वास्तविकता में लाने का पहलू रचनात्मकता है। आंसर नंबर 11। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, ब्रीफली एक्सप्लेन सॉइल कंजर्वेशन। यानी भूमि संरक्षण या मृदा के संरक्षण से आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। यानी मृदा संरक्षण मिट्टी की ऊपरी परत को क्षरण या मृदा के अधिक उपयोग होने से कम उर्वरता से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन, क्षरण जो होता है, और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी
रिड्यूस्ड फर्टिलिटी मीन्स उसकी जो उपजाऊपन कम हो जाता है बाय ओवर यूजेज, ज़्यादा यूज करने से। एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण, सैलिनाइजेशन यानी लवणीकरण, और अदर केमिकल सॉइल कंटेमिनेशन या अन्य रासायनिक संदूषक से होने वाली हानि से बचाता है। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है 12, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न था। प्रश्न क्या था? परफॉर्मिंग अननेसेसरी वर्क इज अ टाइम। परफॉर्मिंग अननेसेसरी वर्क इज अ टाइम, आगे ब्लैंक। तो इस ब्लैंक में जो आएगा टाइम वेस्टेज, यानी अननेसेसरी जो वर्क है उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, समय की बर्बादी होती है। आंसर नंबर 13, द पर्सन टू whom द मनी इज सेंट थ्रू मनी ऑर्डर इज कॉल्ड। व्यक्ति को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? 13, पेई। पेई, आपने आंसर सिर्फ पेई लिखना है, मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ए पेई इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स अ पेमेंट, जो पेमेंट प्राप्त करता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। पेमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग कैश, चेक, मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, किसी भी रूप में हो सकती है। तो आपका आंसर सिर्फ ये रहेगा पेई। ब्रैकेट में सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपकी सुविधा के लिए। आंसर नंबर 14, प्रश्न क्या था? ये भी ब्लैंक वाला प्रश्न था। ब्लैंक वाले प्रश्न में 1 या 2-3 वर्ड ही लिखने होते हैं, ये आप समझ लें, ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं होते। 14 में इंडियन, आगे ब्लैंक, ऑर्डर इज अ काइंड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट होता है एक प्रकार का, यानी आंसर आएगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर, भारतीय पोस्टल ऑर्डर हिंदी में बोलेंगे। आंसर नंबर 15, ये भी ब्लैंक है। प्लेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल लेटर इज कॉल्ड ब्लैंक फाइलिंग। कौन सी फाइलिंग होती है? जिसमें हम फाइलों को, रिकॉर्ड को इनिशियल लेटर के अनुसार रखते हैं, अल्फाबेटिकल मेथड, यानी वर्ण क्रमानुसार फाइल पद्धति। नेक्स्ट आंसर नंबर 16, ये भी ब्लैंक वाला आंसर है। द मेन पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग इज फॉर इजी, फिर ब्लैंक, ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और फाइल्स और डॉक्यूमेंट को इंडेक्सिंग से क्या कैसे रखा जाता है, उसे कैसे इजी हो जाता है? तो आंसर है लोकेशन या लोकेट, यानी इंडेक्सिंग से फाइल का पता लग जाता है, लोकेशन पता लग जाती है। तो नेक्स्ट आंसर नंबर 17, सारे प्रश्न इजी हैं और एक एक वर्ड के आंसर, 2-2 वर्ड के, 3-3 वर्ड के आंसर हैं। 2 मार्क्स वाले आंसर जो हैं वो 1 और 2 सेंटेंसेस के हैं, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन आपको थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो आंसर नंबर 17 ये भी ब्लैंक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज, तो रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से रखने को जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? 1 मार्क का आंसर है और आंसर है फाइलिंग। फाइलिंग को हिंदी में नस्तीकरण भी कहा जाता है। अब आते हैं आंसर नंबर 18। 18 में पूछा गया है लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। 2 तरह की मीटिंग पूछी गई हैं। यहाँ हमने 4 तरह की एक्सप्लेन करी है, आप 2 तरह की ही एक्सप्लेन, जो आपको याद रहे, मैंने आपके लिए इजी कर दिया है। तो नंबर 1 पब्लिक मीटिंग यानी सार्वजनिक सभा। नंबर 2 बिजनेस मीटिंग, व्यापारिक सभा। नंबर 3 AGM यानी वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। और नंबर D कमेटी मीटिंग यानी समितियों की सभा। तो इजी है, आपको 2 ही लिखनी है, मैंने 4 आपको बता दी। आंसर नंबर 19 1 मार्क का है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज मीन्ट बाय मोशन इन रिलेशन टू अ मीटिंग, यानी मीटिंग के संबंध में मोशन
किसे कहते हैं? प्रस्ताव, हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव। ए मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग, यानी प्रस्ताव एक विचार होता है जो सभा के सामने विचार करने, पुट बिफोर मीटिंग, पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन, विचार करने के लिए, एंड डिसीजन, और निर्णय लेने के लिए रखा जाता है प्रस्ताव। द बिजनेस ऑफ ए मीटिंग इज ट्रांजैक्टेड थ्रू मोशंस, तो मीटिंग सभा का जो कार्य है वो प्रस्ताव द्वारा ही चलता है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, गिव द मीनिंग ऑफ इटिनरेरी। इटिनरेरी हिंदी में बोलते हैं यात्रा कार्यक्रम, से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम फॉर एनी पर्सन और पार्टी। इसका मतलब है यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम किसी व्यक्ति या समूह के लिए, उसको हम इटिनरेरी बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैंक। इसको कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है अपने तरीके से। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूं। ए बैंक इज अ फाइनेंशियल कंपनी, एक वित्तीय संस्था होती है दैट वर्क्स विद द मनी, और जो पैसों का लेन देन करती है, पैसों का कार्य करती है। इट हेल्प्स द पब्लिक टू डिपॉजिट देयर मनी, आम जनता की सहूलियत होती है अपने पैसे जमा कराने के लिए। एंड गिव देम क्रेडिट वेन एवर दे नीड इट, जब कभी आपको जरूरत है आप बैंक से उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इजी है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 और 2 सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 22। इसमें पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ कैश क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट का मतलब है इसका मीनिंग बताना है आपने। और नकद ऋण, हिंदी में रोकड़ साख भी बोलते हैं कैश क्रेडिट को। तो कैश क्रेडिट का आंसर क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस। कैश क्रेडिट छोटी अवधि यानी अल्पकालिक स्रोत है वित्त का। अंडर कैश क्रेडिट द बैंक ऑफर्स इट्स कस्टमर टू टेक अ लोन अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसके अंतर्गत जो बैंक हैं अपने कस्टमर ग्राहक को एक निश्चित लिमिट सीमा तक का लोन देते हैं। कैश क्रेडिट इज आल्सो नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको हम समझ सकते हैं कि बैंक का ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं आंसर नंबर 23, चेक। चेक आपको सबको पता है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं और 12th क्लास के स्टैंडर्ड से मुझे लगता है काफी लो पेपर आया है। इसी तरह का पेपर आएगा, आप ये मानकर चलो। चेक मीन्स ए चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज या मांग पर किसी भी बैंक द्वारा तैयार एक प्रलेख होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज और एन इंस्ट्रूमेंट, दस्तावेज ड्रॉन ऑन एनी बैंक ऑन डिमांड, मांग पर दिया जाता है ये। अब देखते हैं आंसर नंबर 24। अब ये सेट थोड़ा चेंज हो गया, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और आपको 7 क्वेश्चंस में से 5 ही करने हैं। ये जरूर ध्यान रखना। चॉइस सीबीएसई बहुत अच्छी दे रही है, नए पैटर्न में बहुत ही अच्छी चॉइस मिल रही है और आंसर क्वेश्चंस भी इजी हैं। अब 24 क्वेश्चंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ए सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड अपीयरेंस। एक सेक्रेटरी के को अच्छा दिखना चाहिए। डू यू अग्री? क्या आप सहमत हैं? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको अपने आंसर के सपोर्ट में कारण देना है। तो देखते हैं गुड अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस रिफ्लेक्ट्स द वे यू लुक फ्रॉम आउटसाइड। फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, बाहर से हम कैसे दिखते हैं उससे मतलब है। ए सेक्रेटरी मस्ट बी वेल ग्रूम्ड एज गुड अपीयरेंस इज अ ग्रेट असेट। एक सचिव को अच्छा दिखना ही चाहिए क्योंकि अच्छा दिखना या लगना एक महान संपत्ति है।
इन अदर वर्ड्स, यानी सचिव को, यस हम मान गए कि सचिव को अच्छा दिखना चाहिए, ये उसकी महान संपत्ति है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ए सेक्रेटरी शुड बी वेल ड्रेस्ड, अच्छा पहनावा होना चाहिए उसका, नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स, हर समय साफ सुथरा दिखना चाहिए उसको। ए वेल ग्रूम्ड पर्सन लुक्स अलर्ट, एक अच्छा पहना हुआ, अच्छा दिखने वाला व्यक्ति वो अलर्ट, सतर्क एंड रिफ्रेशिंग, तरोताजा लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट्स लॉन्ग, आपको पता ही है कि प्रथम छाप लंबे समय तक रहती है। इफ यू लुक गुड आउटसाइड, अगर आप बाहरी रूप से अच्छे लग रहे हैं, यू ऑल्सो फील गुड एंड कॉन्फिडेंट इनसाइड, आपको अपने आप ही भीतर से भी आत्मविश्वास आएगा और अच्छा महसूस होगा। अब देखते हैं आंसर नंबर 24। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लिस्ट एनी 4 मेथड्स फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू द बैंक, बैंक से पेमेंट करने के 4 तरीके बताने हैं। पहला है चेक, आपने ऊपर हेडिंग लिखना है, जब भी प्रश्न का उत्तर देंगे आप हेडिंग जरूर लिखेंगे। पहला जो मेथड है चेक आपको पता ही है। आरटीजीएस मतलब फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नंबर सी NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और नंबर 4 ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो 4 मेथड्स आपने फंड ट्रांसफर पेमेंट के लिखने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं आंसर नंबर 26। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। आप पूरे प्रश्न देखने के लिए लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो है, मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगा। व्हाट इज मीन्ड बाय आउट गोइंग मेल, यानी निर्गम डाक क्या होती है। देखते हैं आंसर। रिटन कम्युनिकेशन सेंट आउट और डिस्पैच्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था से जो लिखित पत्राचार, लिखित कम्युनिकेशन, संप्रेषण बाहर जाता है, भेजा जाता है, इज कॉल्ड आउट गोइंग मेल, उसे निर्गम डाक कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटवर्ड मेल, इसको आउटगोइंग या आउटवर्ड यानी बहिर्गामी डाक भी कहते हैं। आंसर नंबर 24। पहले प्रश्न देखते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ वॉइस वोट। वॉइस वोट अर्थात हिंदी में जो इसको कहेंगे वॉइस वोट को ध्वनि मत। ध्वनि मत क्या होता है, तो अब देखते हैं ध्वनि मत आंसर क्या होगा। ए वोट टेकन बाय नोटिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। मीटिंग में जब वोटिंग होती है तो ध्वनि की जो वॉल्यूम होती है और उसकी जो आवाज़ होती है उसको सुनकर जो डिसीजन लिया जाता है, जैसे ए एंड नो, हाँ और ना की दोनों की ध्वनि के बीच में अंतर देखा जाता है कि किसकी ध्वनि ज़्यादा है, उसके अनुसार जो ध्वनि मत से निर्णय लिया जाता है, इसको हम ध्वनि मत कहते हैं। हाँ और ना की सापेक्षिक शक्ति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय ध्वनि मत कहलाता है। इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ए वॉइस वोट और एक्लेमेशन इज अ वोटिंग मेथड, ये एक तरह का वोटिंग मेथड होता है। इन डेलिब्रेटिव असेंबलीज, जो सदन में लिया जाता है, इन विच अ ग्रुप वोट इज टेकन ऑन ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर पूरे ग्रुप का, समूह का वोट लिया जाता है, और मोशन प्रस्ताव पर बाय रेस्पॉन्डिंग ओरली, मौखिक रूप से सहमति ली जाती है। अब देखते हैं आंसर नंबर 28। पहले क्वेश्चन, व्हेन डज अ मोशन बिकम अ सब्सटेंटिव मोशन, अर्थात हिंदी में एक प्रस्ताव मूल प्रस्ताव कब बनता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 3 तरह के प्रस्ताव होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंटिव मोशन, अब सब्सटेंटिव मोशन मीन मूल प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट मोशन स्थानापन्न प्रस्ताव, एंड सब्सिडरी मोशन सहायक प्रस्ताव। ए सब्सटेंटिव मोशन इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल, मूल प्रस्ताव एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। सबमिटेड फॉर द अप्रूवल,
जिसे सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ऑफ द हाउस, सदन की मंजूरी, एंड ड्राफ्टेड इन सच अ वे एज टू बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डिसीजन ऑफ द हाउस। इसे इस तरह से मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यह सदन के निर्णय को व्यक्त करने में सक्षम हो। इजी, फॉर एग्जाम्पल ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस, सभी संकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं। 2 मार्क्स का है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके भी लिख सकते हैं और समझ लें इसको कि लिखना क्या है आंसर। अब है प्रश्न आंसर नंबर 29। पहले प्रश्न देखते हैं। स्टेट एनी 4 पॉइंट्स दैट यू विल कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग रिजर्वेशंस फॉर योर बॉस। आपने अपने बॉस के लिए आरक्षण करवाना है, उसके लिए 4 पॉइंट्स आपको कौन कौन से माइंड में रखने हैं, और वो मैं 4 पॉइंट आपको बता देता हूं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप रिजर्वेशन करवाते हैं तो पर्सनल, निजी, व्यक्तिगत जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी बॉस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब जानकारियां आपके पास होनी जरूरी हैं। एडवांस बुकिंग, ये भी आपने याद रखना है कि ट्रेन्स वगैरह की बुकिंग एडवांस, एयरलाइंस की बुकिंग एडवांस होती है, और ट्रेन की जो बुकिंग है 4 मंथ्स बिफोर जर्नी आपको करवा लेनी चाहिए, और ये जो नियम है रेलवे के। कीप योर कार्ड मोबाइल रेडी, जब आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रेडी होना चाहिए, और मोबाइल पर OTP आता है तो उसके लिए मोबाइल भी आपके पास एकदम रेडी होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है सच टिकट प्राइसेस एज 1 पर्सन। इसका क्या मतलब है? डोंट सर्च फॉर बाय मल्टीपल टिकट्स, यानी एक व्यक्ति के लिए अधिकार पत्र, यात्रा अधिकार पत्र खोजना है, एकल खरीद में कई टिकट ना खोजें। क्यों? एयरलाइंस ऑलवेज शो द हाईएस्ट टिकट प्राइस इन अ ग्रुप ऑफ टिकट्स। अगर आप ग्रुप टिकट सर्च करते हैं तो प्राइस ज़्यादा होते हैं, एयरलाइंस जो है ज़्यादा प्राइस शो करती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30, उसका आंसर, और आज आपको 30 प्रश्न के ही आंसर्स दिए जाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आंसर 30 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय ए बैंक पासबुक? वेरी इजी। पासबुक आप सबने देखी है, अब सबका अकाउंट आजकल बैंक में होता है, तो ये बहुत सरल प्रश्न आए हैं, आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखते हैं पासबुक। पासबुक और बैंक पासबुक, सिंपल पासबुक कह दो या बैंक पासबुक, इज अ स्मॉल हैंडी पेपर बुक। पासबुक या बैंक पासबुक एक छोटी सी कागज की पुस्तिका होती है, इशूड बाय बैंक, जो बैंक इशू करता है, जारी करता है, टू द कस्टमर, ग्राहकों को, टू रिकॉर्ड ऑल डीलिंग्स बिटवीन देम, जिसमें लेन देन का, बैंक और उपभोक्ता के लेन देन का रिकॉर्ड होता है। इसमें कई सारी बातें आ गई कि पासबुक क्या होती है, रिकॉर्ड रखने के लिए होती है, कौन इशू करता है, एक ही सेंटेंस में हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो ये 2 मार्क्स का आंसर हो गया। तो आपको जो 30 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें 30 मार्क्स तक का जो है पेपर सॉल्व हो गया। और ये जो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, आपको इसमें चॉइस है, और चॉइस आपने देखकर करनी है। यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो आप उसको सॉल्व ना करें, इसके बदले चॉइस CBSE बहुत अच्छी दे रही है, आप दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह का पेपर आएगा। आप इसको आंसर्स को याद करें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें, फिर याद करें, फिर लिख कर देखें कि आप ये 30 जो क्वेश्चंस हैं कितने टाइम में लिख लेते हैं इजीली। ये प्रैक्टिस करने के लिए है। आपका एक सेट हो गया लास्ट ईयर का पेपर, और एक आपने जो प्री बोर्ड का पेपर आएगा या मिड टर्म का पेपर आएगा, उससे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।